12-15 तब तो ठीक है। हेलो, हे लाइव हो गया। चलिए, क्या हाल चाल? बढ़िया है। क्या हाल चाल? क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बैठिए। आ जाइए सब लोग। आ गए? पेट पूजा हो गया जी? आ जाइए अब, आ जाइए अब, शांत हो जाइए। तो क्लास का शेड्यूल दे दिए, देख लिए ना आप लोग? फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच, तीनों बैच का शेड्यूल दे दिए। कहाँ होगा? ओल्ड सेंटर पर होगा, न्यू सेंटर पे होगा, ये भी लिख दिए हैं कॉस्ट में। सब चीज स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? आए? और ये शेड्यूल 20 तारीख से 29 तारीख तक लागू रहेगा। 20 से लेकर 29 तक, यानी आज से लेकर 29 तक। आए? हाँ जी, डेली। हाँ जी, उसमें संडे मंडे कुछ नहीं है, आज से लेकर डेली है वो शेड्यूल। और कल शनिवार है, तो कल जो है आपका टेस्ट भी है। जब आप हैं ही तो फिर टेस्ट दीजिए, नहीं रहते तब ना। वो होमवर्क वाला टेस्ट, कल टेस्ट भी है आपका, ठीक है? और टेस्ट को लेकर के जो है सूचना रात में डाल देंगे। इसी सेंटर पे टेस्ट होगा, सूचना क्या डाल, इसी सेंटर पे होगा, 12:30 बजे से होगा, तीनों बैच का एक साथ होगा। 2 बजे तक टेस्ट को निपटा देना, ठीक है? हाँ, क्या? बिट्टू सर? सारा क्लास वो मेरा है क्या? बिट्टू सर का नहीं, मेरा क्लास होगा सिर्फ। क्या? करेंट? पहले सिलेबस को खत्म करेंगे तब ना करेंट पे जाएंगे। पहले सिलेबस पढ़िए ना, सिलेबस पढ़िए पहले, फिर करेंट पे तो जाएंगे। जो शेड्यूल दिए हैं 20 तारीख से 29 तारीख तक है, और मेरा ही क्लास है सारा। जब बोल रहे हैं बिट्टू सर का क्लास नहीं है तो केमिस्ट्री मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, हम उठा के पटकिए देंगे। समझ में नहीं आ रहा है इसको। आइए पढ़ते हैं। अब क्या, कैसे समझाएं अब? है?
बहुत विद्यार्थी जो है चल गया होगा, तो चल गया हो तो जाने दीजिए, ठीक है। सब कुत्ता काशिए चल जाएगा, हाड़ी के ढोएगा, समझ गए। चलिए, क्या पढ़ रहे थे? क्या लगाए जी? क्या लगाए हुए है? क्या लगाए हुए? भारत की नदियां और नदी पढ़ रहे थे, ठीक है। कहां तक पढ़ा दिए थे? आए? और ऑनलाइन वाले लोग जो है शेड्यूल देख लीजिएगा आज का जाकर के, शेड्यूल जो है दे दिए हैं, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर है, दोनों टेलीग्राम चैनल पर है। संस्थान का 2 टेलीग्राम चैनल है, एक में 2 लाख मेंबर है और एक में 32,000 समथिंग मेंबर है। दोनों में शेड्यूल दे दिए हैं क्लास का, और बोले हैं एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर देगा। संस्थान के तीनों बैच का जो है क्लास शेड्यूल 20 तारीख से 29 तारीख तक का दे दिए हैं, उसी अनुसार जो है आपका क्लास चलेगा। और ऑनलाइन में इकोनॉमिक्स का सवाल है तो ऑनलाइन में सभी बैच में जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो डाला हुआ है, वो आप अपना जाकर के देख लीजिए, ठीक है। ये जो शेड्यूल है ऑफलाइन के लिए है पूर्णतः, और कुछ ऑनलाइन के लिए भी है इकोनॉमिक्स को छोड़ करके। जो इकोनॉमिक्स है, अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑनलाइन में वीडियो अपलोड है, वो जाकर के आप अपना देख लीजिए, ठीक है। आ जाइए अब। कावेरी नदी तक मेरे ख्याल से पढ़ा दिए थे, कावेरी नदी तक। कावेरी से आगे बढ़ना है, इसके बाद आपको लूनी होगा, साबरमती होगा, नर्मदा होगा, ताप्ती होगा, माही होगा, शरावती होगा, मांडवी होगा, पेरियार होगा, यही सब नदी होगा क्या? यही सब ना है। चलिए, इन सभी नदियों के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर जो है एक वैतरणी नदी है और एक वैतरना नदी है, एक वैतरणी नदी है और एक वैतरना नदी है। तो इसके विषय में पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और फिर लूनी, माही, शरावती सब के विषय में एक एक करके जो है चर्चा करेंगे। तो वैतरणी और वैतरना, देखिए जो वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी जो है ओडिशा में स्थित क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। जैसे ओडिशा में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, गढ़जात की पहाड़ी है, अस्सिया पहाड़ी है, टिकरपारा पहाड़ी है, उसी प्रकार से ओडिशा में है एक आपको क्योंझर पहाड़ी। कौन पहाड़ी है? क्योंझर पहाड़ी। ओडिशा में एक पहाड़ी है, उसका नाम है क्योंझर पहाड़ी, क्योंझर पहाड़ी। क्योंझर पहाड़ी, ओडिशा के क्योंझर पहाड़ी से वैतरणी नदी निकलती है और अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वही जो वैतरना नदी है, वैतरना नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है, और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो यहां पर आपको यह बात स्पष्ट हुआ होगा कि वैतरणी नदी ओडिशा राज्य में बहती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और उद्गम स्थल है क्योंझर पहाड़ी। वैतरना नदी महाराष्ट्र में बहती है, त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, और इसका संगम या मुहाना है अरब सागर, अरब सागर। और देखिए एक बात आप यहां पर जानिए, आप सब लोग जानते भी हैं, आप सब लोग क्या जानते हैं,
महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से ही निकलती है गोदावरी नदी। कौन नदी निकलती है? गोदावरी। महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से ही गोदावरी नदी भी निकलती है। गोदावरी नदी भी निकलती है। तो गोदावरी और वैतरणी नदी के विषय में थोड़ा सा समझिएगा आप। गोदावरी नदी अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है और वैतरणी नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। तो जैसे एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियों में कौन सी नदियां हैं जो एक दूसरे के ठीक विपरीत धारा में चलती है? आंसर हो जाएगा सोन और नर्मदा। ये आपके परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कौन परीक्षा में पूछा है ये बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न आपको पूछा गया है। उसी प्रकार से गोदावरी और वैतरणी नदी, गोदावरी और वैतरणी नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम एक ही है, त्रयंबक की पहाड़ी है। इसमें से एक पूरब की ओर बहती है, एक पश्चिम की ओर बहती है, अर्थात दोनों की जो धारा है एक दूसरे के विपरीत है। एगो पूरब बह रही है, एगो पश्चिम बह रही है, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों की धारा एक दूसरे के विपरीत है। तो कुछ दिमाग में घुसा? हाँ, तो लिखिए। देखिए एक बात सुनिए आप यहां पर, उसके बाद लिखिएगा। देखिए है, सुनिए ना, है सुनिए सुनिए। देखिए हम भी विद्यार्थी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मां के कोख से पैदा लिए मास्टर बन गए, ऐसा बात ना है, ठीक है। तो अभी भी विद्यार्थी है, हम अपने आप को मानते हैं। जो कितना भी पढ़ाकू विद्यार्थी हो, कितना भी पढ़ाकू विद्यार्थी हो, छुट्टी में जो है ना मन छुटिया जाता है, समझे? नहीं पढ़ने का मन करेगा, कोई नहीं पढ़ता होगा। तो इसी वजह से पूरा टाइम क्लासे हम रख दिए कि आप ना चाहते हुए भी जो है पढ़िएगा, समझे? और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अभी एग्जाम्पल दिए हैं, सब कुत्ता काशी चले जाएगा तो हाड़ी के ढोएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सफलता हर किसी को नहीं मिल सकता है। उसका मतलब ये है, उसका भावार्थ ये है, समझ गए? उसका भावार्थ ये है। छुट्टी में आप हमेशा याद रखिए कि छुट्टी में सिर्फ मेरा ही क्लास होता है। छुट्टी में बिट्टू झा सर का क्लास नहीं होता है, समझे? तो छुट्टी में मेरा ही क्लास होता है। तो छुट्टी में हम ही को झेलना पड़ेगा आपको, चाहे आप जैसे झेलिए, समझे? हाँ। तो और एगो बात तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि छुट्टी ना है, ठीक है। और हमको तो लग रहा था 5 दिन और दशहरा बढ़ जाता तो और बेहतर रहता, समझिए। चलिए पढ़िए, अब लिखिए। अब बिट्टू झा सर टीचर है, हम संस्थान के डायरेक्टर हैं, तो हम पे जिम्मेवारी ज्यादा है, उन पे जिम्मेवारी कम है, समझे? तो इसलिए हमको क्लास लेना ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि उनका सिलेबस भी सब बैच में खत्म हो गया है। दूसरी बात यो ना है, हम ही ना पीछे हैं, मेरा सिलेबस भी व्यापक है ना जी, ठीक है। और दूसरा चीज है कि हमको बहुत कुछ देखना भी होता है, इधर उधर भी देखना होता है, समझे? तो लिखिए आप, लिखिए ना वैतरणी। हेडिंग क्या मारिएगा? वैतरणी, वैतरणी। और देखिए एगो बात और यहां पर समझिए, यहां पर एगो बात और पूछा जाता है। वैतरणी वैतरणा में जो है ना डायरेक्शन में विद्यार्थी कंफ्यूज करता है, डायरेक्शन में कंफ्यूज करता है, और कौन अपना जल कहां गिराती है इसमें कंफ्यूज करता है। तो सब चीज तो बताइए दिए हैं, लिखा देंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा।
तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, तो नीचे से लिखिए। लिखिएगा बैतरनी, यह नदी ओडिशा के क्योझर पहाड़ी से, यह नदी ओडिशा के क्योझर पहाड़ी से निकलती है। यह नदी ओडिशा के क्योझर पहाड़ी से निकलती है तथा अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती हुई तथा अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती हुई तथा अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती हुई तथा अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती हुई पूरब की ओर बहती हुई पूरब की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। 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 नेक्स्ट लिखिएगा वेतरना, वेतरना, वेतरना नदी, वेतरना नदी, वेतरना नदी। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। अपना जल अरब सागर में गिराती है। नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, एनओटी नोट, एनओटी नोट, नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा, नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा। और एक जो है वायरल हो रहा है वो मुंगेर वाला, मेरे ख्याल से वो गलत है, मेरे ख्याल से वो गलत है। ठीक है, देखिए तब तक परीक्षा के लिए बोर्ड इसकी मांग कर ही नहीं सकता है सेंटर की, जब तक कि बोर्ड को ये एग्जैक्ट पता नहीं चल जाए कि कितना विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है। इस पर हम आपको पहले भी समझाए हैं, समझ गए। फिर भी कुछ लोग जो है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर मैसेज कर करके पूछ रहे हैं। उस बार भी हम आपको ये बात समझाए थे और हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले बोले हैं कि 5 नवंबर के बाद जो उस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा उसमें सत्यता होगा, लेकिन 5 नवंबर तक जो उस प्रकार का नोटिफिकेशन आता है वो असत्य है। अरे आप भी महाराज थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना। जब तक एग्जैक्ट पता नहीं हो कि कितना विद्यार्थी बैठेगा तब तक कैसे बोर्ड डिमांड करेगा। ठीक है, तो वो गलत है। भले 17 दिसंबर को ही परीक्षा हो जाए, लेकिन वो जो राउंड कर रहा है वो फेक। ये बात हम आपको पहले भी समझाएं। 5 नवंबर के बाद जो उस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा ना उसमें सत्यता होगा, अभी ये सब असत्य है। ठीक है, और ये सब जानते हैं क्या बताए, इतना गंदा खेल होता है ना एजुकेशन में भी, पर्दा के पीछे, समझ गए। ये सब जो है कोई टीचर ही फैलाता है, समझिए, कोई भी टीचर फैलाता है, समझे।
विद्यार्थी को जो है एक प्रकार से कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है, और इसमें कुछ तेज विद्यार्थी का भी अहम रोल होता है। समझ गए? जो तेजगर सब है, न्यू कमर को जो तैयारी अभी कर ही रहा है, उस सबको डिस्टर्ब करने के लिए सब काम करता है। समझ गए? बड़ी सब भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, तो ये गलत है। एजुकेशन में भ्रष्टाचार, एजुकेशन में भ्रमित किया जाए तो ये गलत है, ये सही चीज ना है। ठीक है, लिखिएगा, लिखिएगा, गोदावरी नदी और वैतरना नदी गोदावरी नदी और वैतरना नदी, गोदावरी नदी और वैतरना नदी त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी और वैतरना नदी त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, निकलती है, निकलती है, और दोनों नदी एक दूसरे के, दोनों नदी एक दूसरे के विपरीत, दोनों नदी एक दूसरे के विपरीत धारा में बहती है। दोनों नदी एक दूसरे के विपरीत धारा में बहती है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो आइए एक सेकंड में याद कर लेते हैं, वैतरनी कौन राज्य में बहती है? हो, वैतरनी कौन राज्य में बहती है? वैतरना, वैतरना, वैतरनी अपना जल कहां गिराती है? और वैतरना कहां गिराती है? अच्छा, महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत धारा में बहती? कौन है? कौन है? क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। याद हो ना गया? हाँ, ध्यान रखिएगा, नर्मदा और सोनबला पूछ लिया है, ई वाला नहीं पूछा है। अगर बोर्ड थोड़ा डीप में जाएगा, बोर्ड चाहेगा कि विद्यार्थी प्रश्न ना बनाए, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। काफी शानदार प्रश्न है अपने आप में ये। ठीक है, अब आगे आइएगा। अब देखिएगा, आप सब लोग जानते हैं कि जो अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी कहां है जी? कहां है? राजस्थान में है ना जी? राजस्थान में है। चलिए ठीक है, तो ये अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी से एगो लूनी नदी निकलती है, एगो साबरमती नदी निकलती है। दोनों नदी अरावली पहाड़ी से ही निकलती है। लूनी नदी भी अरावली पहाड़ी से ही निकलती है, और साबरमती नदी भी अरावली पहाड़ी से ही निकलती है। उसमें सबसे पहले आप लूनी नदी को देखिए। देखिए, जो लूनी नदी है, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भाग, मतलब इस एरिया से लूनी नदी निकलती है। इस एरिया से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है, और आप याद कीजिए, जो थार रेगिस्तान है वह राजस्थान के पूर्वी भाग में है, पश्चिमी भाग में है, उत्तरी भाग में है, दक्षिणी भाग में है। रेगिस्तान अरावली के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में, हाँ या ना? एकदम हाँ। और अरावली के पश्चिमी भाग से होकर लूनी नदी निकलती है। यह नदी रेगिस्तान में भी बहती है। रेगिस्तानी इलाका में जो थोड़ा बहुत हरियाली देखने को मिलता है, वह लूनी नदी के कारण देखने को मिलता है, जिस वजह से लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। और जो लूनी नदी होता है, उसका जल नमकीन होता है,
खारा होता है, लवणीय होता है, जिस वजह से लूनी नदी को लवण नदी कहा जाता है। लूनी नदी को लवण नदी कहा जाता है, लवण नदी। लूनी नदी राजस्थान में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और यह नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। यह नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। मोबाइल बंद कीजिए हीरो, मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल जब मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम, ठीक है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो आपको समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी बूंदी, जबाई, सरस्वती, सुकड़ी, ये सब लूनी नदी की सहायक नदी है। ये सब लूनी नदी की सहायक नदी है। तो लूनी नदी से जानते हैं पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो क्या है? लूनी नदी से संबंधित पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वह यह है कि कौन ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, या कौन ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ये प्रश्न हमको लगता है कि भारतवर्ष में होने वाले कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को टच नहीं किया होगा। हर परीक्षा ने इस प्रश्न को टच किया है और आगे भी यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो लूनी नदी का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो यही है। ऐसे सब बात याद रखना है, साथ में इस बात को विशेष तौर पर याद रखना है। कुछ समझे हीरो साहब? चलिए बताइए, लूनी नदी का उद्गम स्थल अरावली की, लूनी नदी का उद्गम स्थल, क्या यह नदी समुद्र तक पहुंच पाती है? कहां लुप्त हो जाती है? कहां लुप्त हो जाती है? इसकी लंबाई लवण नदी किसे कहा जाता है? लवण नदी किसे कहा जाता है? बूंदी, सुकड़ी, जबाई, सरस्वती किसकी सहायक नदी? किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? देखिए, लूनी की सहायक नदी में दूगो का नाम होगा, दूगो का नाम नहीं होगा। तो जो दूगो का नाम है ठीक है, हम 4 गो का नाम बोले हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। सुकड़ी, जबाई, बूंदी, सरस्वती। सुकड़ी, जबाई, बूंदी, सरस्वती। सुकड़ी, जबाई, बूंदी, सरस्वती। सुकड़ी, जबाई, बूंदी, सरस्वती। तो देख लीजिए कौन दुगुना है। जो दुगुना है उसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लिए। चलिए अब आगे आ जाइए। अब देखिएगा आपको साबरमती नदी, कौन नदी? साबरमती नदी। साबरमती नदी के विषय में आप जानिएगा, समझिएगा चीजों को। देखिए, जो आपको साबरमती नदी है, अरावली पहाड़ी के इस भाग से साबरमती नदी निकलती है और साबरमती नदी राजस्थान में बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात का एक प्रमुख शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और यह साबरमती नदी गुजरात के तट पर ही खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गुजरात के तट पर ही खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी, संगम या मोहाना, खंभात की खाड़ी और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अब इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे वाकल, हाथमती, सेई, ये सब साबरमती की सहायक नदी है। और इसमें से
एक प्रश्न पूछा जा चुका है, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कौन प्रश्न पूछा गया है, कौन एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया उससे हम आपको अवगत करवा देते हैं। सेई, सेई किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी, हमने अभी आपको बतलाया है। यह पूछा गया प्रश्न है, अब किस परीक्षा में पूछा यह पता नहीं है, लेकिन आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, समझ गए? तो नीचे से आप लिखिएगा, साबरमती नदी का सहायक नदी का जिक्र ना है नोट में, नीचे से आप लिख लीजिएगा वाकल, वाकल, हाथमती, 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 सेई, सेई, वाकल, हाथमती, सेई इत्यादि, वाकल, हाथमती, सेई इत्यादि इत्यादि साबरमती की सहायक नदी है, इत्यादि साबरमती की सहायक नदी है, इत्यादि साबरमती की सहायक नदी है, इत्यादि साबरमती की सहायक नदी है। चलिए बताइए हीरो, अहमदाबाद कौन नदी के तट पर है? अहमदाबाद कौन नदी के तट? अच्छा, साबरमती नदी अपना जल कहां गिराती है? कहां गिराती है? कहां गिराती है? सेई, हाथमती, बाकल किसकी सहायक नदी? आय साबरमती ना, इतना याद हो ना गया, आगे बढ़े ना। चलिए हीरो सब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। यहां पर यह बात हम आपको भारत के पर्वत, पहाड़, पठार पढ़ाते हुए भी स्पष्ट किए होंगे, थोड़ा बहुत जरूर स्पष्ट किए होंगे, और थोड़ा बहुत यहां पर और आप जान लीजिए। नर्मदा और ताप्ती के विषय में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, नर्मदा और ताप्ती के विषय में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से चीजों को सुनिएगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है, सतपुरा पर्वत श्रेणी ये भी मध्य प्रदेश में है, जानते हैं ना जी? बोलिए। लगता है सत्तू पी के आया है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये सतपुरा पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। विंध्याचल और सतपुरा के बीच में अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। विंध्याचल और सतपुरा के बीच में जो अमरकंटक की पहाड़ी है, इसी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अपने उद्गम से, नर्मदा नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है, और पश्चिम की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश में बहती हुई, गुजरात में बहती हुई, गुजरात के तट पर अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। गुजरात के तट पर अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है, गिराती है। अर्थात यहां पर तीन बात है, और सबसे महत्वपूर्ण बात पहले, कौन ऐसी नदी है जो विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है? आप स्पष्टता पूर्वक देख सकते हैं कौन नदी है? नर्मदे न है कि ना है? नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होकर गुजरती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि नर्मदा का संगम या मोहना क्या? खंभात की, खंभात की, खंभात की
और चौथी बात यह है कि नर्मदा नदी अपने उद्गम से पूरब बहती है या पश्चिम? पश्चिम। किधर बहती है? किधर बहती है? किधर बहती है? क्लियर है ये बात? है सब बात क्लियर ना? चलिए ठीक है, सब बात क्लियर है। इसके बाद अगली बात यह जानिए कि जो नर्मदा नदी है प्रद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रौढ़ावस्था में है, अपर्दन नहीं करती है, तोड़फोड़ नहीं करती है, तो क्या इसके मार्ग में बालू कंकर पत्थर होगा? नहीं होगा। और जब बालू कंकर पत्थर ये अपने साथ लेकर के ही नहीं जाती है तो क्या उसको अपने संगम या मोहना पर जमा करेगा? नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो नर्मदा नदी का जो मुख होगा संगम या मोहना के पास वो ओपन होगा, और उसी ओपन मुख को क्या कहते हैं? एस्चुअरी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है या एस्चुअरी? नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? क्या बनाती है? और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1300। और ध्यान रखें, प्रद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी कृष्णा और तीसरी नर्मदा। तीसरी नर्मदा। देखिए कुछ में भी ज्योग्राफी में एगो बात याद रखिए, जैसे जनसंख्या में जनघनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, कम से कम 3 पर्वत हो गया, कम से कम 3 ऊंचे पर्वत, नदी की लंबाई कम से कम 3 सबसे बड़ी लंबी नदी, प्रद्वीपीय भारत की लंबी नदी में कम से कम 3 सबसे लंबी नदी जरूर याद रखना है। समझ गए? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते। बात क्लियर है? कुछ समझ में आया जी? अब अगली बात समझिएगा कि नर्मदा के बाद एक है ताप्ती नदी। नर्मदा के बाद एक है ताप्ती नदी। आगे ताप्ती नदी के विषय में चर्चा कर लेंगे, एक बार फिर से इसको याद करवा देते हैं। उसके बाद कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होकर गुजर आए? नर्मदा ना अपने उद्गम से किधर बहती है? पश्चिम ना। किधर बहती है? और इसका उद्गम स्थल संगम या मोहना? डेल्टा बनाती है? नहीं ना। क्या बनाती है? लंबाई 1300। और इसकी सहायक नदी है औरसंग, तबा, बंजर, शेर, हिरन। औरसंग, तबा, बंजर, शेर, हिरन, ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। किसकी? नर्मदा की सहायक नदी कौन कौन है? औरसंग, तबा, बंजर। नर्मदा की सहायक नदी कौन कौन है? नर्मदा की सहायक नदी कौन कौन है? क्लियर है गुरुजी लोग? इसके बाद अब देखिएगा, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये सतपुरा पर्वत श्रेणी है। सतपुरा पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग से, मतलब यहां से, इस एरिया से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है। और सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है। तो ये विंध्याचल है और ये सतपुरा है। विंध्याचल और सतपुरा, सतपुरा के उत्तरी भाग से नर्मदा नदी निकलती है और दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है। तो क्या हम यह बात कह सकते हैं कि
नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, कह सकते हैं? ठीक है, इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में, कह सकते हैं? और क्या यह नहीं कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक के तौर पर काम सतपुड़ा करती है? अरे बीच में है महाराज, बीच में मान लिया जाए ये लाइन छोड़े हुए हैं, तो लड़की को लड़का से अलग ये लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आए कर रहा है ना जी। तो जब सतपुड़ा बीच से होकर गुजरती है, नर्मदा और ताप्ती के बीच से होकर गुजरती है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक के तौर पर काम सतपुड़ा करती है। ये बात कह सकते हैं हाँ या ना? आए कह सकते हैं ना? अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो, कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करती है? कौन है? विंध्याचल। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करती है? आए पश्चिमी। कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करती है? आए क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे आइएगा, यहां पर ताप्ती नदी देखिए, जो ताप्ती नदी है, देखिए जो ताप्ती नदी है, अगर ताप्ती नदी की हम बात करें तो जो ताप्ती नदी है, जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी महाराष्ट्र नहीं, सॉरी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के महादेव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के महादेव पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश में बहने के बाद महाराष्ट्र में बहती हुई, गुजरात में बहती हुई, गुजरात के तट पर अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। अर्थात इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित महादेव की पहाड़ी, और इसका संगम या मुहाना है खंभात की, और जो है आपको अपने उद्गम से बहती है पश्चिम की ओर, अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। और यह नदी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रौढ़ावस्था में अपर्दन नहीं करती है, इसके मार्ग में भी अवसाद नहीं होता है, यह भी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि यह भी एस्चुअरी का निर्माण करती, यह भी एस्चुअरी का ही निर्माण करती। इसकी लंबाई को लेकर अलग अलग किताब अलग अलग लिखता है, लेकिन आपके नोट में होगा 730 या 24 होना चाहिए। 730 है, हाँ ठीक है, 730 किलोमीटर। फिर इसके बाद जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी की सहायक नदी में गिरना, मुरना, अरुणावती, ये सब जो है आपको ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं, ये सब ताप्ती नदी की। और गुजरात का एक प्रमुख शहर है सूरत। सूरत कौन नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। सूरत कौन नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। समझ गए? तो याद रखिएगा ये बात। अब हो गया ये ताप्ती के विषय में। इसके बाद जो है आपको लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, इन सभी नदियों के विषय में हम आपको बता दिए हैं। वैतरणी, वैतरणा के विषय में हम आपको बता दिए हैं। आगे आपको माही है, पेरियार है, मांडवी है, शरावती है। देखिए माही नदी, माही नदी के विषय में एक बात जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वो हम आपको बहुत पहले बता दिए हैं। जब नदी शुरू किए थे तो उसी टाइम में हम आपको बता दिए थे। कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है? माही नदी। कौन नदी? माही नदी। नहीं बताए, एकदम बताए हुए हैं।
जो माही नदी है यह मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मेहन झील से निकलती है, मेहन झील से निकलती है। और यह नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह नदी जो है आपको खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस नदी पर ही बजाज सागर परियोजना है। बजाज सागर परियोजना की अगर आप बात करेंगे तो वो माही नदी पर ही है। तो माही नदी के विषय में 2-3 बात। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में स्थित मेहंद झील, संगम या मोहाना खंभात की खाड़ी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। नीचे से एक पॉइंट आप लिखिएगा, माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित है। फुल स्टॉप। चलिए, इसके बाद जो है आपको पेरियार नदी है। पेरियार नदी की अगर आप बात करेंगे तो जो पेरियार नदी है यह केरल में बहने वाली नदी है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। अन्नामलाई के पहाड़ी से यह नदी जो है आपको निकलती है, समझ गए। केरल की सबसे लंबी नदी है। फिर आपको शरावती नदी है, कर्नाटक में बहने वाली नदी है, कर्नाटक की नदी है। फिर आपको मांडवी नदी है, कर्नाटक से निकलती है, गोवा में बहती है। गोवा की राजधानी नगर जो पणजी है वह आपको मांडवी नदी के तट पर स्थित है, समझ गए। तो इन सभी नदियों का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व तो नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो है आपको लिखा हुआ है। आप गौर करेंगे तो जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन नदियों से हम आपको अवगत करवा दिए हैं। अब इसके बाद जो है आपको बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जो झील है, जो जलप्रपात है, इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं, इन सभी का संबंध अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नदी से ही है। इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं नदी से ही है। तो इसलिए नदी पढ़ते हुए ही जो है इन सभी चीजों को भी जो है हम लोग पढ़ लेंगे, समझ गए। आज तो आपका टाइम खत्म हो गया है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अरे रुकिए ना, हो तो रिको कल जो है क्लास के ठीक बाद, कल 8 से 11 आपका इकोनॉमिक्स का क्लास है और 11 बजे से मेरा क्लास है, ठीक है। 11 बजे से मेरा क्लास है। मेरे क्लास के ठीक बाद टेस्ट हो जाएगा। मेरा क्लास खत्म हुआ ज्योग्राफी का, उसके ठीक बाद आपका टेस्ट हो जाएगा और टेस्ट दे करके आपको चल जाना है अपने अपने घर, रूम पे, ठीक है। तो कल क्लास भी है और साथ ही साथ जो है टेस्ट भी है, ठीक है। और इसके बाद जो है जो 5 से 7 एसआई वाले बैच के छात्र हैं उनका क्लास होगा शाम में 7:30 से 9। जो हाँ आज होगा, आज होगा, हाँ आज होगा। जो शाम में 5 से 7 एसआई बैच के छात्र हैं उनका शाम में 7:30 से 9 क्लास होगा। इतिहास में जो है 1857 का विद्रोह खत्म किए हैं, तो इतिहास में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत करेंगे, समझ गए। तो आपका क्लास शाम में 7:30 से 9 बजे है। आप अपना आकर के कर लीजिएगा। ऐसे भी तो टेस्ट 9:30 बजे तक चलता था ना जी, और ऐसे भी मेला का माहौल है, भर रात तो रोड चलते फिरता रहता है, समझ गए। तो कोई दिक्कत ना है, समझे। क्या कीजिएगा, दिक्कत जितना ज्यादा उतना, और है क्या कि 5 से 7 में जो है ना 3 से 5 बैच को रख लिए हैं और 2 से 5 में 2 से 5 बैच है, समझे। 4 गो बैच हमको लेना है एक दिन में, समझे। सब बैच 4 गो टारगेट बैच है दरोगा का, तो
तो सब बैच को लेकर के चलना है, तो यही बात है, और तो कुछ है नहीं, समझे। और कोई दिक्कत है नहीं ना? जाइए आराम से खाना पीना खाइए और सुनिए, घर पे जाकर के रिवीजन किया कीजिए। नदी खत्म हो गया है, बहुउद्देशीय परियोजना कल से पढ़ाएंगे, घर पे जाके रिवीजन किया कीजिए। इससे आगे मिलेंगे, अपना शेड्यूल देख लीजिएगा, शेड्यूल के अनुसार आपका क्लास होगा। ऑनलाइन वाले लोग टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं, टेलीग्राम पे जाके विजिट कीजिए, एप्लीकेशन पे भी डलवा देंगे। आज से लेकर 29 तारीख तक ऐसे ही क्लास चलेगा। और जहां पर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जो है आप रिकॉर्डेड वीडियो जा करके देखिए, ठीक है। और भी कोई बात है जी? नहीं ना? हाँ बोलिए ना। रुकिए थोड़ा वेट कीजिए। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? हैं? हाँ